हाय। यहाँ हम कंपलसरी हिंदी सेमेस्टर 3 के लिए इसका एक और प्रश्न, यहाँ रोना मना है एकांकिका कथासार लिखिए, जिसका उत्तर हम प्रस्तावना एकांकिका कथासार और उपसंहार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अब हम इसके उत्तर के तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ रोना मना है कि लेखिका जो है वह, उसका नाम है ममता कालिया, और जो यह ममता कालिया है वह महिला लेखिकाओं में प्रमुख स्थान पर विराजमान है। इन्होंने कथा साहित्य में अपना यशस्वी स्थान दिया है। ममता जी नारी संवेदना के विविध पक्षों को अपनी रचनाओं में उजागर करती है। उनके एकांकी की कथा वस्तु उनके जीवन के अनुभवों से निर्मित हुई है। यहाँ रोना मना है एक नारी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में पीड़ा बोध को मुखरित करने वाली एकांकी है। एकांकी का कथासार ममता कालिया द्वारा लिखा गया यह जो एकांकी है वह 4 दृश्यों में विभक्त है। नायिका कालिंदी के माध्यम से परिवार में नारी की स्थिति का मार्मिक चित्रण करुणा और विसंगति बोध के माध्यम से बताया गया है। प्रथम दृश्य के अंतर्गत गांव की सभी लड़कियां झूले पर झूल रही है और सभी मिलकर सावन का गीत गा रही है। सभी लड़कियां बहुत खुश है। मैके में कालिंदी भी निश्चिंत एवं आज़ाद अपने सहेलियों के साथ उल्लास एवं उमंग के गीत गा रही है। यहाँ इस एकांकी की जो नायिका है उसका नाम है कालिंदी और यह उसका मैका है। गीतों में मग्न कालिंदी यह भी भूल गई है कि भोजन का समय हो गया है। माँ ने हप्पो की आवाज़ दी, तभी उसे भोजन का ख्याल आता है। माँ उसे लाड से हप्पो कहकर बुलाती थी। हप्पो नाम के बारे में माँ कहती है, जब ये पैदा हुई तो एकदम गुलाबी इसके गाल थे और वह खुद भी एकदम गुलाबी थी, जिसे देखकर इसके भैया ने कहा, अम्मा ये तो इतनी मुलायम है, इसे तो मैं हप कर जाऊंगा, और तभी से इसका नाम हप्पो पड़ गया है। यह था इस एकांकी का पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य जो है उसमें कालिंदी की शादी का वर्णन है। यहाँ कालिंदी के शादी का वर्णन प्रस्तुत करते हुए वहाँ पर शादी के घर का कैसा माहौल है उसका वर्णन किया गया है। घर को सजाया गया है। नाइन दीवारों पर हाथ के छापे लगा रही है। कुछ लड़कियां आम के पत्तों के बंद बार सजा रही है। ढोलक पर गीत गाए जा रहे हैं और कालिंदी ढोलक अच्छा बजाना जानती है। आज भी सभी को कालिंदी के ढोलक बजाने की याद आती है, परंतु अपनी शादी में वह स्वयं ढोलक नहीं बजा सकती। सहेलियों की मजाक मस्ती के बीच कालिंदी की शादी हो जाती है और विदाई के गीत गाए जाते हैं। कालिंदी मायके से अपने ससुराल आ जाती है। कालिंदी देखती है एकदम पुराने ढंग का खस्ता हाल मकान। अब यहाँ पर कालिंदी जो पहले दृश्य में दिखाया जाता है उसका मैका, वहाँ पर वह एकदम खुशनुमा और अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। दूसरे दृश्य में कालिंदी का ब्याह हो रहा है और ब्याह के वक्त घर का जो माहौल है वह दिखाया गया है, और साथ ही में कालिंदी ब्याह कर अपने ससुराल आती है तो वह देखती है कि वहाँ पर तो एकदम पुराने ढंग का और एकदम खस्ते हाल यानी बेहाल सा मकान था। बाहर के हिस्से में गल्ले की दुकान, अंदर सीलन अंधेरा और घुटन। अंदर एकदम घुटन थी, अंधेरा था। बाहर जाए तो वहाँ पर दुकानें थी। जैसे ही वर वधू अंदर पहुँचते हैं, लड़के के पिता हड़बड़ी में आते हैं और सबसे पहला काम उसके बेटे मोहन की किराए पर लाई पोशाक उतारकर
उसे वापस कर देते हैं। पिता यह काम इतनी फुर्ती से करते हैं कि दूल्हे के शरीर पर केवल बनियान और आंतरिक वस्त्र ही रहते हैं। मोहन की माँ जल्दी से उसे कुर्ता पायजामा लेकर देती है। यहाँ पर इनकी हालत किस प्रकार की है वह पता चल सकता है, क्योंकि किराएदार उनकी शादी ब्याह में भी जो वस्त्र लाए गए थे वे तो किराए पर लाए गए थे, पर अभी तो दुल्हन घर तक आई भी नहीं थी, चौखट लांदी भी नहीं थी, फिर भी किराएदार अपने कपड़े लेने आए और खड़े रह गए थे, और इस पर तुरंत उन्हें वह निकाल कर देना पड़ा, जिससे परिस्थिति कुछ विकट सी हो गई। आसपास की औरतें मुंह दिखाई की रस्म निभाने आती है तो उसकी सास वे सारे पैसे बटोर लेती है। कुछ औरतों को इसका नाम कालिंदी मुश्किल लगता है। आखिर सबने मिलकर इसका नाम लक्ष्मी दे दिया। अब यहाँ पर ससुराल में जिस प्रकार मैके से आई हुई लड़की ससुराल में एक नई जिम्मेदारी को संभालती है, उसी तरह यहाँ पर उसका नया नामकरण किया गया। जैसे मायके में वह अपना नाम भी छोड़ आए वैसा होता है, उस तरह। अब यहाँ पर तीसरा दृश्य आता है जिसमें मोहन काम से लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ मुंह फुलाकर बैठी है। उसे आराम करने के लिए मोहन कहता है, रामायण पढ़ने के लिए कहता है। उस समय माँ अपनी नई बहू की शिकायत कर देती है। अब माँ उसे शिकायत करती है कि मैं क्या आराम करूँ, मैं क्या रामायण पढ़ूँ, यहाँ पर तो तुम्हारी जो बहू है वह मुझे फुर्सत ही नहीं होने देती कि जिससे मैं ये सारे काम कर सकूं। और बेटे को यह सलाह देती है कि अपनी बहू को दबा कर रखे। आवेश में आकर मोहन कोठरी में जाता है जहां पुराने अखबार का एक टुकड़ा लेकर कालिंदी पढ़ने बैठी है। वह अचानक ही कालिंदी के साथ उलझ पड़ता है। बात बहुत बढ़ जाती है। चिकनी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सभी मिलजुल कर कालिंदी पर ही दोषारोपण करते हैं। इसमें जेठानी यह कहती हुई घी डालने का काम करती है कि मैं कहूँ भैया जी को तो कभी आज तक इतना चिल्लाते हुए नहीं सुना, आज क्या हो गया? इतने बरस हो गए हमारे ब्याह को, हमने तो ऐसी लड़ाई न देखी कभी, न कभी सुनी। सबके उकसाने पर मोहन प्रदर्शन के अंदाज में कालिंदी की चोटी खींचकर उसका सिर दीवार से टकरा देता है। यहाँ पर कालिंदी की कुछ भी गलती न होने पर भी कालिंदी को मार सहनी पड़ी, और यह जो मार सहनी पड़ी वह केवल और केवल उसकी जेठानी और उसकी सास के उसके पति को भड़काने से उसे यह सहना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह कालिंदी बर्तन मांज रही है। जेठानी चूल्हा चला रही थी और उसके 3 बच्चे आंगन में खेल रहे थे। जेठानी के 3 बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तभी पोस्टमैन एक चिट्ठी डाल जाता है। बच्चे उसे उठाकर पढ़ते हैं। यह चिट्ठी कालिंदी के नाम उनके पिता ने लिखी थी, जिसमें लिखा था कि उसकी माँ पेट के फोड़े में चीरा लगाते समय मर गई है। चिट्ठी को तार समझकर फौरन चली आए। चिट्ठी पढ़कर कालिंदी सुन बैठ जाती है। सास के कोसने पर भी उसकी चेतना लौट आती है और वह रोने लगती है। अब यहाँ पर उसे एक तार आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी माँ चल बसी है और उसे तुरंत वहाँ आना है। इस पर कालिंदी सुन्न हो जाती है और फिर सास की जो डांट पड़ती है उससे वह चेतना अवस्था में आती है और रोने लगती है। मोहन के छोटे भाई रामचंद्र का ब्याह 8 दिन के पश्चात निश्चित किया गया था। अब यह जो खबर आई
उसके पहले मोहन का भाई जो है उसका ब्याह अब इस खबर के 8 दिन के बाद होने वाला था। अगर घर की बहू चली गई तो घर का काम कौन करेगा। जेठानी के पैरों में मोच आ गई है, वह काम करने के काबिल नहीं है, यह सोचकर उसे जाने देने से मना कर दिया जाता है। कालिंदी आंचल मुंह में दबाए सिसक रही है। उसका पति मोहन कालिंदी से कहता है कि अगर चली गई तो वापस घर में घुसने न दूंगा, पड़ी रहना सारी उम्र बाप के द्वार पर। यहाँ पर उनकी अमानवीयता हमारे सामने आती है कि कालिंदी की माँ का देहांत हो गया है, फिर भी उसे केवल और केवल 8 दिन के पश्चात उनके घर में ब्याह होने के कारण उसे भेजा नहीं जाता और कहा जाता है कि यहाँ पर काम करना है और इसी कारण आपको वहाँ नहीं जाना। चौथे दृश्य में कालिंदी अपने देवर के तिलक में दौड़ दौड़ कर काम कर रही है। शरीर में बुखार और सुबह से मुंह में एक दाना भी नहीं डालने की वजह से कालिंदी थोड़ी सुस्त जरूर लग रही थी। छोटा मोटा काम पूरा करके कालिंदी अपनी कोठरी में चली जाती है। पीछे से सभी औरतें उसे याद करती है। मोहन की माँ उसे ढूंढते हुए कोठरी तक आ पहुंचती है। कोठरी में निढाल पड़ी कालिंदी को देखकर सांस की मुद्रा कठोर हो जाती है। वह कालिंदी से कहती है, राय वाली, मेरे घर में आज के दिन अनसुन असगुन मत करना। कल अपने घर जाकर जी भर रोइयो, खबरदार जो यहाँ आंसू गिराए तो। सास आकर धमकाती है और जब औरतें बुलाने आती है तो उसे प्यार से और धमकाकर गीत गाने के लिए ले जाती है। वहाँ उसे ढोलक बजाने को कहा जाता है। ढोलक पर एक थाप देकर वह नाचने लगती है और नाचते नाचते वह बेहोश हो जाती है और इसी के साथ यहाँ एकांकी समाप्त होती है। कहने का यहाँ तात्पर्य यह था एकांकीकार का कि कुछ भी हो जाए, पर जैसे उसकी सास ने उसे कहा कि यहाँ रोना नहीं, खबरदार यहाँ पर रोई तो इसी पर उन्होंने कहा है कि यहाँ रोना मना है। समग्र दृष्टि से हम देखें तो एकांकी का कथानक बहुत ही चुस्त एवं सशक्त है। बीच बीच में गीतों की योजना से कथानक रसात्मक तथा मार्मिक हो जाता है।